So guys, we have international referee and Pro Punjab official referee शिवा चौधरी with us. तो सर थोड़ा आपके पास के बारे में बात करते हैं. इससे पहले आप क्या करते थे एंड प्रो पंजाब ऑफिशियल रेफरी तक आप कैसे पहुंचे? अगर स्टडी में बोलूँ तो मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ, और अगर स्पोर्ट्स की लाइन में बोलूँ तो आई वाज अ नॉर्थ इंडिया चैम्पियन इन बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल्सो पावर लिफ्टिंग चैम्पियन इन नॉर्थ इंडिया एंड ऑल्सो गोल्ड मेडलिस्ट स्ट्रॉन्गमैन ऑफ इंडिया 3 times 2018, 19, 20. सो ये मेरी जर्नी रही थी. और प्रो पंजाब में आने का सफ़र ऐसे तय हुआ था कि हम आर्म रेसलिंग ज्वाइन की थी. सर और मैम मिले थे. सर और मैम का जो आपको एक मोटिवेट करने का प्यार है वो मेरे लिए दिखा था, और उसके साथ धीरे धीरे सीखते प्रो पंजाब पे आ गए थे. तो ये जर्नी थी मेरी. तो ये आपने जो बॉडी बिल्डिंग करी, पावर लिफ्टिंग करी, ये सब आपने कब छोड़ा? छोड़ा नहीं है, अभी थोड़ा सा ऑफ लिया है, क्योंकि एक्चुअली ऑफिशियल जब आप बन जाते हो तो अपने के लिए थोड़ा कम टाइम मिलता है. आप फोकस अगर मैं अपने वर्कआउट पे या बॉडी पे ध्यान दूंगा तो उतनी अच्छे से ऑफिशियल जो वर्क है रेफरीशिप एंड लोअर का साथ साथ वो पूरा नहीं हो पाता. थोड़े टाइम बाद दोबारा से रिकवर करके जाएंगे खेलने, और क्या पता आर्म रेसलिंग भी खेल सकते हैं. तो सर जैसे प्लेयर्स के बारे में तो बहुत लोगों को बहुत कुछ पता रहता है. रेफरीशिप की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक बाहर आई नहीं है. तो सबसे टफेस्ट पार्ट क्या होता है एक रेफरी के लिए? सबसे टफेस्ट पार्ट जो इरिटेट करता है, इरिटेशन बताऊंगा मैं सबसे ज़्यादा. जब रेफरी टेबल पे है, बंदा वहाँ से चिल्ला रहा है सर सर रिस्ट, सर सर नक्कल. अरे रेफरी अपना काम कर रहा है, उसको करने दो. गुड टू वे. और जैसे भी स्मूथली चलता है रेफरी अपने आप, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अच्छे से एथलीट्स को कंफर्टेबल करा के मैच स्टार्ट कराए. अगर आप जितना इरिटेट करोगे रेफरी को, जितना आप फोर्सफुली कहोगे सर रिस्ट देख लो या नक्कल देख लो, वो इतना ज़्यादा इरिटेट होगे ना, कंफ्यूजन में मैच गड़बड़ होता ही होता है. तो मतलब आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो फेयर रहने की. तो प्लेयर्स की गलती की वजह से अगर हो रहा है तो प्लेयर्स की मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेयर्स की गलती होती है कि वो खुद अपने फाउल को मतलब सिक्योर करने के लिए दूसरे को एलिगेशन लगाते हैं कि इसका फाउल है, इसका फाउल है. और कुछ मैचों में ये भी हो जाता है कि जैसे हैंडल पकड़ा है, हैंडल छोड़ के खड़े हो गए, सर फाउल फाउल, तो आपने ऑटोमेटिकली खुद से फाउल कर दिया. अगर उसका फाउल नहीं हुआ तो आप लूजिंग पोजीशन में चले गए. तो आप मतलब प्लेयर्स खुद का इग्नोर करके दूसरे को ब्लेम गेम जो है ये सबसे मेन चीज़. ओके. तो जैसे ये सब आपको मतलब बड़े मैचेस होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स जब खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है रेफरी के ऊपर. तो ये इस प्रेशर से आप कैसे डील करते हो? प्रेशर कुछ नहीं होता है सर. एक्चुअली अगर हम रेफरी से अच्छे दिल से और लॉयल रह के कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा. बिकॉज मुझे एथलीट से मतलब नहीं रहता कि राइट कौन खड़ा है, लेफ्ट कौन खड़ा है. मुझे जो रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं कि जैसे रिस्ट करानी है, नक्कल सो कराना है, स्क्वायर कराना है, शोल्डर सेंटर देखना है, मुझे रेडी गो करना है. मुझे राइट और लेफ्ट ये नहीं पता कि मेरा भाई भी खेल रहा है या कोई बहन खेल रही है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. प्लेयर्स खेल रहे हैं तो ईजी होता है उसके लिए प्रेशर को हैंडल करना. आपके हिसाब से प्लेयर से सबसे मोस्ट कॉमन फाउल कौन सा है? अर्ली स्टार्ट. हाँ, वो इंटेंसली मोटिवेट होके रहते हैं कि मैं एकदम से स्पीड मारूंगा और इंटेंसली फाउल करूंगा. ऐसा कोई चीज़ मतलब ऐसे कोई ग्रिप या फिर ऐसा कोई टिप आप देना चाहेंगे जो प्लेयर जो रेफरी ग्रिप होती है, रेफरी ग्रिप के टाइम पे कुछ गलती करते हो और उनको नहीं करनी चाहिए? रेफरी ग्रिप में सबसे पहले क्या है, जब एथलीट्स अपने आप को प्रिपेयर करते हैं आर्म रेसलिंग टेबल के लिए, तो अब लोकेलिटी क्या है, लोकेलिटी के हिसाब से वो छोटे छोटे आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन खेलते हैं जिसमें न जाने कितने फाउल को रिस्ट स्टेट करके दिया जाता है, और साथ ही साथ उनको इस तरह से डिस्क्राइब नहीं किया जाता है जैसे रेफरीशिप होनी चाहिए. तो उसका खामियाजा हमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे हमें देखने को मिलता है कि हमारे एथलीट रेफरी ग्रिप में ही बाहर हो गए, बिकॉज उनको प्रिपेयर ही नहीं है. वो तो आज तक भैया के अंडर में रह के कि भैया ने रिस्ट सीधी कराई, इस वाले को दे दिया, मैं अपने मुताबिक रिस्ट ले रहा हूं. जोन आ जाता है. कंफर्ट जोन के हिसाब से नहीं है, दोनों को इक्वलिटी मिलती है और इक्वल ही होना चाहिए दोनों के लिए. तो दैट्स वाई कि बच्चों को थोड़ा सा ग्रो अप करने की ज़रूरत है, और सेंटर पे रह के जैसे जहाँ से रेडी गो स्टार्ट होगा, सेंटर होगा, वहाँ से उनको ट्रेनिंग करनी चाहिए. ये नहीं कि आप पैड के पीछे हाथ खींच के ट्रेनिंग कर रहे हो या बिल्कुल आगे करके. वो लेवल होगा सेंटर का, तभी आप उसके अकॉर्डिंग अच्छे प्रिपेयर हो पाओगे. मतलब गाइस रेफरी ग्रिप अगर आप कर रहे हो तो आपको उसको ट्रेनिंग से ही आपके माइंड में वो कनेक्शन बन जाना चाहिए, वरना आपको गेम में प्रॉब्लम ऑब्वियसली बात है. ओके. सो जैसे सर आपकी इतनी लंबी जर्नी रही तो अभी तक आपको इतना एक्सपीरियंस है, किसी और को अगर रेफरी बनना हो तो वो कैसे इस फील्ड में आ सकता है? हाँ, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अभी से मैं 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ पाफी से, और अभी पाफी ने आगे हमारे लिए जो रेफरीज हैं उनके लिए डेवलपमेंट ये किए हैं कि उन्होंने एग्जामिनेशन खोल दिया कि आप एग्ज़ाम दो रेफरीशिप का,
आप क्वालिफाई करो, आप प्रमोशन हो जाएगा, ये नेशनल लेवल पे आप रेफरीशिप कर पाओगे। दूसरी बात, रेफरी क्लिनिक होती है और वो भी पाफ़ी ऑर्गेनाइज करता है हमारा। पाफ़ी जो इतने ज़्यादा चीज़ें दे रहा है ना हमें, मतलब फ़ायदे के लिए, वो एक काबिल तारीफ़ है कि आज एथलीट जो अपना ढंग से खेल नहीं पाते वो रेफरीशिप में भी कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट से सीधा नेशनल इंटरनेशनल चले जाएंगे, उनको पता भी नहीं लगेगा। प्लेयर्स आपको जैसे कभी मैच के पहले कि सर थोड़ा सा देख ले रहा हूँ मेरे लिए कर हाँ, लॉट ऑफ टाइम बटरिंग करते हो मतलब लॉट ऑफ टाइम। तो इससे आप अच्छे हो, आप अच्छे कर रहे हो, आप सबसे बेस्ट रेफरी हो, स्मार्ट हो, ये सुन के फिर दूसरी तरफ वो बोल रहा होता है अरे यार इसने फाउल दे दिया। एक्चुअली वो भी कंडीशन में बताता हूँ। जब हम अगर पास जैसे कोई भी है, फंडा एक ही होता है, जैसे राइट और लेफ्ट बंदे खड़े हैं, हाँ। ये राइट वाला अगर जीत, सपोज करो मेरे जानने वाला है, हाँ। अगर वो जीत गया वो अपनी ताकत की वजह से जीता, उसके दिमाग में ये रहेगा। अगर वो हार गया तो शिवा भैया ने कुछ करा है, शिवा भैया ने गिरफ्त नहीं दी यार, शिवा के भैया छोड़ो, रेफरीज कोई भी हो कि रेफरी यार ठीक नहीं था, उसने ग्रिप नहीं दी, वो अपनी हार को स्वीकार नहीं करते कि हम स्ट्रॉन्ग कम थे इस वजह से हार गए। ऑल द टाइम ये ब्लेमिंग द रेफरीज। हाँ, ये तो है कि प्लेयर्स आर्म रेसलिंग में थोड़ा ईगो लेके खेलते हैं, तो उस चक्कर में वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हम हार गए। लाइक इट भी सामने स्ट्रॉन्ग है तो है, उसको एज ए मोटिवेशन लेना चाहिए। ओके, तो ऐसा कोई मोमेंट किसी मैच में जिसमें आपको बहुत हंसी आ रही हो बट आपने कंट्रोल करके कि नहीं हंसना नहीं है, अभी सीरियस रहना है? पीपीएल का एक मैच था, पीपीएल का मैच था, तो जैसे मैच खत्म हुआ, फीमेल मैच था वो, तो लड़की ने ऐसे पैड बजाया, मतलब टेबल को मारते हैं ना, अब मेरा हाथ था वहाँ पर, उसने मेरे हाथ पे मारा, ऑन टीवी ये चल रहा है और मैं अपनी उंगली बचा के, मैंने कहा यार इतनी खींच के मारा इसने। तो ऐसे भी मतलब ये सब मोमेंट्स में आपने कुछ बोला? नहीं कुछ नहीं बोला, बाद में बोला था मैंने, थोड़ा ध्यान से मारा और हाथ का मारा, क्यों तोड़ रहे हो। ओके, जैसे आपने बताया कि इमोशंस आ जाते हैं कभी कभी मैच में, क्योंकि आपका प्लेयर हो सकता है दोनों तरफ आपका प्लेयर हो जो पहचान में हो, तो ऐसे जो इमोशंस से आप कैसे डील करते हैं? इमोशन से नहीं है, एक्चुअली मैंने आपको अपनी पास्ट हिस्ट्री बताई थी, मैं खुद एक एथलीट हूँ, तो चिटिंग फेसेस मैंने भी देखे हैं। हाँ। ठीक है, मैंने बहुत बार ऐसे भी देखा है जब मेरे आंसू आ रहे हैं और मैं घर वापस जा रहा हूँ बिकॉज ऑफ चिटिंग। तो ये चीज़ मैं अपने दिल में रख के घूमता हूँ कि जब मैं फील करता हूँ किसी का दर्द, मैंने कितना दर्द फील करा है कि चिटिंग हुई है, मुझे दुख लगा है और मैं जिस लेवल पे होना चाहिए था उस लेवल पे नहीं जा पाया था। तो यही कारण है कि रेफरीशिप में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इमोशन साइड में है, मेन रेफरीशिप है, और इस वजह से एथलीट खुश भी रहते हैं। तो ऐसा कोई मैच जिसमें आप नर्वस हो गए हो कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रहा है, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा? ऐसा तो कोई नहीं है, नर्वसनेस नहीं होती कभी। अनबायस्ड रहने में यही आपको फायदा हाँ, है। पीपीएल के टाइम पे हुआ था जब स्टार्टिंग हुई थी टेलीविजन पे, तो हाथ इस तरह से कांप रहे थे, वो या तो एसी की वजह से कह लो या नर्वस था मैं इस वजह से कह लो, थोड़ा हो ही जाता है हाँ। जब लेवल बढ़ता जाता तो। जी। ओके, तो एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे। तो स्ट्रिक्टेस्ट प्लेयर, मजाइल, मोस्ट रिस्पेक्टफुल एथलीट, राहुल बेनिकर, बेस्ट मैच यू हैव एवर रेफरीड, स्टीव वर्सेस आकाश कुमार, वर्स्ट एक्सक्यूज हर्ड ऑन द टेबल, सर उसका फाउल देखो, उसकी रिस्ट देखो। ओके, हु मेक्स द मोस्ट नॉइज ड्यूरिंग मैचेस, सबसे ज़्यादा जो चिल्लाता हो कि भाई? स्टीव भी ज़्यादा चिल्लाता है। हाँ, उसमें उसमें ग्रेसन है और असगर अली, हाँ, ये एनर्जेटिक प्लेयर हैं, एंड डैनिक तो भूल ही है हमें। हाँ। ये 3 इंडिया के एनर्जेटिक प्लेयर हैं जो आएंगे, वो लाउड करो और देन वो परफॉर्म भी अच्छा करते हैं। असगर अली मेरे लाउडेस्ट में पहले भी एक बार किसी ने मुझे जवाब दिया था। ओके, तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया मुझे। नाइस टू मीट यू सर।